हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री बुक जो जैक और सीबीएसई दोनों में है, इसके 6 चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट जिसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रिचर्ड ए ब्राइट को बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर के लिए सीएल स्कॉलर अवार्ड एंड शेरिंग प्लाउ अवार्ड मिला है। बटरफ्लाइज के लिए उनके अट्रैक्शन ने उनके लिए विज्ञान की दुनिया के रास्ते खोल दिए। कैसे, ये हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट मी ऑल अपडेट्स। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक नए थ्योरी से अचंभित कर दिया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। जब वो पहले स्काउट ऑफ द ईयर थे, मतलब स्काउट की ट्रेनिंग उन्होंने इतने अच्छे ढंग से की थी कि उन्हें उस साल स्काउट ऑफ द ईयर की उपाधि मिली थी। इस थ्योरी को रिचर्ड एच ए ब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक पत्रिका के एक आर्टिकल में एक्सप्लेन किया कि सेल्स कैसे काम करती हैं। ऐसा पहली बार हुआ था। इस इंपॉर्टेंट विज्ञान संबंधी मैगजीन में किसी कॉलेज स्टूडेंट का लेख पब्लिश हुआ था। यह ऐसा था जैसे बेसबॉल के बड़े मैच में आप पहली बार बैटिंग करके होम रन मारे हों, वो भी 15 इयर्स की उम्र में। बेसबॉल में होम रन क्रिकेट में 6 मारने की तरह होता है। रिचर्ड ए ब्राइट के लिए साइंस और दूसरे फील्ड्स में उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला में पहली उपलब्धि थी और यह सब कुछ तितलियों से स्टार्ट हुआ। ए ब्राइट अपने माता पिता की इकलौते संतान थे जो यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया स्टेट के रीडिंग शहर में बड़े हुए। इनके लिए बहुत कुछ करने के लिए वहां कुछ वैसा था नहीं। ये वहां निश्चित रूप से फुटबॉल या बेसबॉल खेल तो सकते नहीं थे क्योंकि बहुत छोटे थे, लेकिन यहां एक चीज थी जो कर सकते थे, चीजों को कलेक्ट करना। और वो चीज इन्होंने किया, हमेशा किया। किंडरगार्टन यानी केजी स्कूल के समय से ही ए ब्राइट उसी डिटर्मिनेशन के साथ तितलियों को कलेक्ट करना शुरू की है जो इनके सारे कर्मठ कार्यों को दर्शाती है। इन्होंने रॉक्स, फॉसिल्स और क्वाइंस भी कलेक्ट किए। फॉसिल्स मीन्स डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ट्रीज एंड ह्यूमंस। ये उत्सुक एस्ट्रोनॉमर भी बने जो तारों और ग्रहों की स्टडी करते हैं। कभी कभी तो पूरी रात तक तारों को देखते रहते थे। इनके अंदर बचपन से ही तीव्र बुद्धि के साथ हैरान कर देने वाली क्यूरियोसिटी थी। इनके साथ इनकी मां भी थी जो इनके सीखने के इंटरेस्ट को इनकरेज करती थी। वे हमेशा इन्हें ट्रिप्स पर ले जाया करते थे। इन्हें दूरबीन, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, शिखर पर जाने वाले मटेरियल्स और दूसरी इक्विपमेंट्स खरीद कर देती थी। और भी बहुत तरह से वे इनकी हेल्प करते थे। जब तक ये स्कूल नहीं गए, इनकी मां ही इनकी एकमात्र फ्रेंड थी। इसके बाद घर पर इनके लिए दोस्त बुलाती थी, लेकिन रात में ये दोनों एक साथ काम करते। इनके पिता के मरने के बाद ये अपनी मां की पूरी जिंदगी थे। जब ये 3री क्लास में थे, हर शाम इन दोनों का समय अक्सर डाइनिंग रूम के टेबल पर गुजरता। जब इनके पास कोई काम नहीं होता तो इनकी मां ही इनके लिए काम ढूंढती। शायरी काम नहीं बल्कि सीखने वाले कार्य। इन्हें यह पसंद भी था क्योंकि ये सीखना चाहते थे और इन्होंने सीखा। स्कूल में इन्हें टॉप क्लास की उपाधि मिली। हर दिन के कार्यों में ये दूसरे बच्चों की तरह थे। फिर ये 2री क्लास में गया। तब ये 25 तरह की तितलियों को इकट्ठा किए जो इनके होम टाउन के आसपास मिली। इस बॉक्स को देखिए, इसमें 25 प्रकार की बटरफ्लाइज की लिस्ट हैं। बटरफ्लाइज कलेक्टिंग का सिलसिला का शायद अंत हो जाता, लेकिन इनकी मां इन्हें बच्चों की एक बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 दी, जिसमें बताया गया है मोनार्क तितलियां कैसे सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करती हैं। इसी बुक ने इस उत्सुक युवा कलेक्टर के लिए विज्ञान की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। बुक के अंत में रीडर्स को इनवाइट किया गया था
कि वे बटरफ्लाई को माइग्रेशन की स्टडी करने में हेल्प करें। उन्हें कहा गया था कि वे डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से हैं, उनकी रिसर्च के लिए बटरफ्लाइज पर टैग लगाएं और जल्दी ही एब्राइट मोनार्क्स के विंग्स पर टैग लगाने लगे। जिसे भी टैग लगी तितली मिलती उन्हें डॉक्टर अर्कहट को सेंड करने के लिए कहा जाता। रीडिंग के चारों ओर लेट समर में बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन अंतिम 6 सप्ताह के लिए होता है। नीचे ग्राफ में देखिए, अगर आप एक एक करके उनको पकड़ने के लिए पीछा करेंगे तो आप ज्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए ब्रैड के लिए नेक्स्ट स्टेप तितलियों के झुंड को बढ़ाना था। ये एक फीमेल मोनार्क को पकड़े, उसके अंडे लिए और उन्हें अपने बेसमेंट में उनके लाइफ साइकिल के अनुसार उन्हें बढ़ाने लगे। अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई तक। फिर ये बटरफ्लाइज के विंग्स पर टैग लगाते और उनको जाने देते। बहुत सालों तक इनका बेसमेंट हजारों मोनार्कों के अलग अलग रूपों का घर था। अंत में बटरफ्लाइज पर टैग लगाने के इंटरेस्ट इनका कम होता गया। ये काम बहुत ही बोरिंग था और इससे ज्यादा फीडबैक भी मिलता नजर नहीं आ रहा था जिस काम को पूरे समय तक इन्होंने किया। जिन तितलियों को इन्होंने टैग लगाया था उनमें से सिर्फ 2 तितलियां दोबारा पकड़ी गई और वे 75 मील से ज्यादा दूर नहीं गई थी जहां वे रहते थे वहां से। जब ये क्लास 7 में थे तब इन्हें आभास हुआ कि रियल साइंस क्या होता है। उस समय इन्होंने प्रांतीय साइंस मेले में भाग लिया और हार गए। वहां पार्टिसिपेट करना और कुछ ना मिलना इनके लिए एक सैड फीलिंग था, जबकि बाकी लोग कुछ ना कुछ जीते थे। ये शीशे की स्लाइड्स पर फ्रॉग्स के टिश्यू को लेकर उस मेले में एंट्री किए थे जिसे इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे शो किया था। ये रियलाइज किए कि सारे विनर्स सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं किए थे बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट किए थे। एब्राइड के अंदर कंपटीशन वाली भावना पहले से ही दिखाई दे रही थी। ये जानते थे कि नेक्स्ट ईयर मेले में इन्हें रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे। जिस सब्जेक्ट पर इन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज था वह था इंसेक्ट्स पर किए गए कार्य, जिसे वह पहले के कई सालों से करते आ रहे थे। अतः ये डॉक्टर अर्कहट के विचारों को जानने के लिए पत्र लिखे और बदले में इन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सारे सुझाव मिले। इन सुझावों ने इन्हें हाई स्कूल तक बिजी रखा तथा प्रांत और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स के प्राइज प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता दिखाया। क्लास 8 के प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने वायरल डिजीज के काउज को फाइंड आउट करने की कोशिश की, जिससे हर साल लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती है। इन्हें लगा कि ये बीमारी झींगरों या भौरों के द्वारा लाई जाती है। तब ये कैटरपिलर्स को झींगरों और भौरों के साथ पालने की कोशिश की है, लेकिन इन्हें कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले। पर इन्होंने ये शो किया कि ये एक्सपेरिमेंट्स करने का ट्राई किए थे। इस टाइम ये जीत गए। नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर में इन्हें एक थ्योरी की टेस्टिंग करनी थी। वायसराय तितलियां मोनार्क की नकल करती हैं। थ्योरी ये थी, वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क जैसी ही दिखती हैं। बिकाउज चिड़ियों को मोनार्क का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, जबकि वायसराय का टेस्ट बर्ड्स को काफी अच्छा लगता है। ये जितना ज्यादा मोनार्क की तरह लगेंगी उतना ही कम ये बर्ड्स की डिनर बनेंगी। एब्राइड को प्रोजेक्ट में यह दिखाना था कि क्या बर्ड्स रियल में मोनार्क को खाते हैं। इन्होंने ये पाया कि मैना पक्षी ऑर्डिनरी बर्ड्स को अपना भोजन नहीं बनाती हैं, बल्कि जितना ज्यादा मोनार्क मिलेंगे ये खा सकती हैं। एब्राइड ये बताएं कि दूसरे लोग ये शो किए कि वायसराय शायद ही मोनार्क की नकल करती हैं। इस प्रोजेक्ट को जियोलॉजी में फर्स्ट रैंक मिला और पूरे प्रांतीय साइंस मेले में 3rd प्लेस। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में एब्राइड एक रिसर्च शुरू किए जो एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की खोज की तरफ शुरू हुई।
एब्राइट ये बताएं कि दूसरे लोग ये शो किए कि वायसराय शायद ही मोनार्क की नकल करती हैं। इस प्रोजेक्ट को जियोलॉजी में फर्स्ट रैंक मिला और पूरे प्रांतीय साइंस मेले में थर्ड प्लेस। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में एब्राइट एक रिसर्च शुरू किए जो एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की खोज की तरफ शुरू हुई। इनडायरेक्टली यह सेल्स के लाइफ के नए थ्योरी की तरफ ले गई। अब जिस प्रश्न का उत्तर देने की इन्होंने कोशिश की वह सिंपल था कि मोनार्क के प्यूपा पर 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स का पर्पस क्या है। हर कोई मानते थे कि ये स्पॉट्स केवल सजावट थे, बट डॉक्टर अर्कहट इस बात पर बिलीव नहीं करते थे। आंसर जानने के लिए एब्राइट और एक्सीलेंस साइंस स्टूडेंट्स एक डिवाइस बनाया जिसने शो किया कि ये स्पॉट्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिससे बटरफ्लाइज की पूरी डेवलपमेंट होती है। इस प्रोजेक्ट से एब्राइट को डिस्ट्रिक्ट प्रदर्शनी में पहला स्थान मिला और इनकी एंट्री इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में हुई। वहां इन्हें जियोलॉजी के लिए तीसरा स्थान हासिल हुआ। इन्हें गर्मी में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में कीट विज्ञान के लैब में वर्क करने का चांस मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर एब्राइट मोनार्क प्यूपा पर एडवांस एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखे। उस वर्ष इस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल साइंस प्रदर्शनी में फर्स्ट प्राइज जीता और इन्हें गर्मी के मौसम में आर्मी लैब में काम करने का दूसरा मौका मिला। अब ये एक स्टेप और आगे गए। ये एक कल्चर में मोनार्क के विंग के सेल्स को विकसित किए और शो किए कि नॉर्मल तितली के विंग स्केल्स में डिवीजन और डेवलपमेंट तब होगा जब गोल्ड स्पॉट्स से हार्मोन को विकसित किया जाए। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें जियोलॉजी के लिए इंटरनेशनल प्रदर्शनी में फर्स्ट रैंक दिलाया। आफ्टर ग्रेजुएशन आर्मी में इन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लैब में और आर्मी लैब में काम करते हुए बिताया। उसी गर्मी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करने के बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लैब में वापस आए और गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन पर और ज्यादा काम किए। ये लैब में जटिल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हुए हार्मोन के रासायनिक संरचना को आइडेंटिफाई कर सके। 1.5 साल में सेल लाइफ के न्यू थ्योरी एब्राइट को मिली। हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे फोटो को ये देख रहे थे तब ऐसा हुआ। उस समय ये खुशी से चिल्ला उठे। इन्हें विश्वास हो गया एक्सरे फोटो ने बायोलॉजी के एक पजल को हल कर लिया है कि कैसे सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकती है। डीएनए एक सेल के न्यूक्लियस का सब्सटेंस है जो वंशानुगत गुण को कंट्रोल करता है। यह सेल के रूप और फंक्शन को निर्धारित करता है। अतः डीएनए एक लाइफ की ब्लूप्रिंट है। एब्राइट और कॉलेज रूममेट जेम्स और वोंग रात भर चित्र बनाए और मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल्स बनाए, यह शो करने के लिए कि यह कैसे काम करता है, और दोनों ने इस थ्योरी को एक पेपर में एक्सप्लेन किया। हैरानी की बात थी कि एब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 1510 विद्यार्थियों के क्लास में सेकेंड डिवीजन से ग्रेजुएशन किए। यही हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ये ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने। यहां ये अपने थ्योरी के टेस्ट के लिए एक्सपेरिमेंट किए। अगर यह थ्योरी सही प्रूफ होती है तो यह लाइफ के प्रोसेस को समझने के लिए एक बड़ा स्टेप होगा। इन्हें जीतने में या प्राइज पाने में इंटरेस्ट नहीं था। यह इसलिए जीत रहे थे क्योंकि ये बेस्ट काम करना चाहते थे। और आपको भी साइंटिस्ट बनना है तो क्या क्या सामग्रियां चाहिए नोट कर लो। सर्वश्रेष्ठ दिमाग का यूज करो, उसमें क्यूरियोसिटी मिलाओ और सही रीजन से जीतने के फीलिंग ऐड करो। एब्राइट में यही गुण है। जिस टाइम से द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 बुक ने इनके लिए साइंस की दुनिया के दरवाजे खोल दिए, इन्होंने कभी
अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को लॉस्ट नहीं किया। ये थी पूरी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी ध्यान दें जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्राइड के जीवन में एक किताब कैसे महत्वपूर्ण बनी? आंसर बहुत ही सिंपल है। जब इनके लाइफ में द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 बुक आई तो इस बुक ने इनके लिए साइंस के नए दरवाजे खोल दिए, जिसमें इन्होंने आर्कहट से बहुत सारे उनके सुझाव मांगे और वो भी बटरफ्लाइज को लेकर के इन्हें बहुत सारे ढेर सारे सुझाव दिए, जहां से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। क्वेश्चन नंबर 2, इनकी मां इनकी कैसे हेल्प की? ये भी बहुत सिंपल आंसर है। आपको पता है कि इनकी मां इनके लिए दूरबीन, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मटेरियल्स और भी दूसरे इक्विपमेंट्स खरीद कर दिया करती थी, और यही इन्हें एक चिल्ड्रन की जो बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 बुक भी ला करके दी। तो इस तरह से इनकी जो मां थी वो इनका बहुत ज्यादा हेल्प किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, ए ब्राइड क्या सबक सीखते हैं जब ये साइंस के मेले में कुछ भी नहीं जीतते हैं, हार जाते हैं? बहुत ही सिंपल आंसर है। ए ब्राइड वहां पर फ्रॉक के टिश्यू को स्लाइड पर लेकर के गए थे और सिर्फ एक प्रदर्शन किए थे माइक्रोस्कोप में दिखा करके, जबकि उन्हें वहां पे जाने के बाद जानकारी मिली कि रियल एक्सपेरिमेंट है साइंस फेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इन्हें सबक वहां जाकर के मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन कौन से गुण हैं जिससे वैज्ञानिक का निर्माण होता है? आंसर बहुत ही सिंपल है। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ दिमाग का यूज करना चाहिए, उसमें आपकी क्यूरियोसिटी भी ऐड होनी चाहिए और सही रीजन से जीतने की फीलिंग भी ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाइज और वायसराय तितलियों में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल ही आसान आंसर है कि बटरफ्लाइज, ये मोनार्क और जो वायसराय जो तितलियां हैं, इनके जो विंग्स होते हैं, इनके शेप में, इनके आकार में फर्क होता है और उन्हीं आकार की वजह से इन दोनों का डिफरेंस देखा और जाना जाता है। तो ये थी इस वीडियो की पूरी एनालिसिस और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आप इसकी स्टडी काफी करते रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को उनसे ज्यादा लाभ मिल सके, और एक लाइक कीजिएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और वास्तव में अच्छी लगी है तो गुड कमेंट्स भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।